तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें हमने 240 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और मुझे पूरा विश्वास है इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल ही रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट करेंगे हम 241 से। आज मैंने काव्य शास्त्र के कुछ प्रश्नों को इसमें डाला हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वो प्रश्न अच्छे लगेंगे और महत्वपूर्ण भी हैं, तो उनको आप अच्छे से देख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है 241। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 क्रोचे, नंबर 3 अरस्तु और नंबर 4 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रोचे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोचे। अगर प्रश्न बने क्रोचे किसके प्रवर्तक हैं? अभिव्यंजनावाद के। दोनों ही तरीके से आंसर हमारे तैयार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 242। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? नंबर 1 क्षेमेंद्र, नंबर 2 भोजराज, नंबर 3 वामन, नंबर 4 भरत मुनि। तो फ्रेंड्स, काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले थे भरत मुनि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। और वामन ने काव्य शास्त्रों की संख्या कितनी, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20। भरत मुनि ने 10, वामन ने 20। हमें ये याद रखना है। अगर प्रश्न बनता है कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो हमें प्रश्न आंसर लगाना है 20। अगर आ जाता है कि किस आचार्य ने 10 मानी है या फिर भरत मुनि ने क्या मानी है, तो आंसर बनेगा 10। अगर 10 पूछा जाता है तो भरत मुनि, अगर भरत मुनि के पूछे जाते हैं तो 10 आंसर लगेगा। प्रश्न नंबर 243। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1 व्यक्तित्व का परिशोधन, नंबर 2 चरित्र चित्रण, नंबर 3 दृश्यों का प्रस्तुतिकरण और नंबर 4 रसास्वादन। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से। व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा रसास्वादन। क्या आएगा? रसास्वादन। यहाँ हम इससे जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्य का प्रस्तुतिकरण को गौड़ स्थान दिया है। किसने दिया है? भरत मुनि ने। देते हुए नाटक के आनंद रस, रसास्वादन को क्या बोलते हैं? आनंद रस, रसास्वादन को प्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो यहाँ प्रश्न निकलता है, नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। इसे क्या माना जाता है? इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रश्न बन सकता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को किसकी संज्ञा दी गई है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 244। कवि कंठावरण के रचनाकार हैं। नंबर 1 दंडी, नंबर 2 क्षेमेंद्र, नंबर 3 केशव मिश्र और नंबर 3 धनंजय। तो फ्रेंड्स, कवि कंठावरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र के और भी अन्य काव्य शास्त्र हैं। नंबर 1 औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित। ये भी क्षेमेंद्र के ही रचना है। और यहाँ दंडी की एक काव्य दर्श आ जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दंडी की काव्य दर्श। तो कवि कंठावरण के रचनाकार कौन हो गए? क्षेमेंद्र। और इनके और भी अन्य काव्य हैं, वो हैं औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित। और दंडी का हमने अभी क्या बताया है? काव्य दर्श। प्रश्न नंबर 245। काव्य शास्त्र ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। यानी काव्य शास्त्र ग्रंथ का काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? नंबर 1 भरत मुनि, नंबर 2 राजशेखर, नंबर 3 विश्वनाथ, नंबर 4 दंडी। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। हमारा राइट आंसर हो जाए राजशेखर। अभी भरत मुनि का हमने क्या बताया है? नाट्य शास्त्र। दंडी का बताया है काव्य शास्त्र और राजशेखर का हो गया काव्य मीमांसा। प्रश्न नंबर 246। इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है। हमें देखना है इनमें से अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है। नंबर 1 केशव, नंबर 2 भामा, नंबर 3 जयदेव और नंबर 4 आनंदवर्धन। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अगर हम देखेंगे केशव, भामा, जयदेव तीनों ही अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, लेकिन आनंदवर्धन
ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। ये अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं। यहाँ मैंने इनके तीनों के एक काव्य अलंकार वो भी लिख दिए हैं। काव्य शास्त्र भामा का है काव्य अलंकार, जयदेव का है चंद्रलोक और केशवदास का है कवि प्रिया, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रश्न इनमें से कहीं से भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 247, काव्य प्रायोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, इससे यश प्राप्त होता है। नंबर 2, आर्थिक लाभ होता है। नंबर 3, आनंद प्राप्त होता है। नंबर 4, शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 248, वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? नंबर 1, पंडित राज जगन्नाथ। नंबर 2, आचार्य विश्वनाथ। नंबर 3, आचार्य भरत और नंबर 4, आचार्य मम्मट। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य लक्षण किसका है? तो फ्रेंड्स ये काव्य लक्षण है आचार्य विश्वनाथ का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ के साथ। काफी महत्वपूर्ण लक्षण है ये वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये लक्षण पूछे जाते हैं एग्जामों में, रोज एक एक दो दो कर करके सब लर्न करा दूंगी। अब यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं, जितने भी लक्षण है वो वा से सिर्फ यही लक्षण जो स्टार्ट होता है, और वा से वन से विश्वनाथ, वाक्यम विश्वनाथ, वाक्यम विश्वनाथ। तो ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लर्न करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जब लगातार करते हैं तो पूरा भी याद हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी ट्रिक भी लगा लेते हैं कहीं कहीं, तो उससे भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। हर जगह ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं काम कर जाती है। जैसे आचार्य विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न नंबर 249, काव्य के कितने प्रधान भेद हैं? नंबर 1 2, नंबर 3 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 8। तो फ्रेंड्स काव्य के भेद होते हैं 2, हमारा राइट आंसर है जो। और 2 कौन कौन से होते हैं? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। प्रश्न नंबर 250, कर्म के बिना हुआ लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयविहीन क्या निष्प्राण रहता है? मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हमें ये देखना है कि वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नंबर 1 धर्म के लिए, नंबर 2 भक्ति के लिए, नंबर 3 ब्रह्मा के लिए, नंबर 3 श्रद्धा के लिए। तो फ्रेंड्स वह प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे धर्म के लिए। अच्छा कथन है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयविहीन क्या निष्प्राण रहता है? मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए। प्रश्न नंबर 251, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? नंबर 1 ममता कालिया, नंबर 2 चित्रा मुदगल, नंबर 3 मेहरू तृषा परवेज और नंबर 4 मंजुल भगत। तो फ्रेंड्स एक पत्नी के नोट्स रचना है ममता कालिया की। किसकी रचना है? ममता कालिया की। बेगाने घर, यहाँ मैंने इन सबका ही एक एक लिख दिया है। बेगाने घर मंजुल भगत का है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का है। आँखों की दहलीज मेहरू तृषा परवेश का है। एक एक रचना हम सबकी याद कर लेते हैं, क्या पता कहीं से भी कोई भी आंसर बन जाए। प्रश्न नंबर 252, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। नंबर 1 झूठा सच, नंबर 2 तमस, नंबर 3 सीधी सच्ची बातें, नंबर 4 आधा गांव। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ देखें, झूठा सच, तमस, आधा गांव तीनों ही भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। लेकिन सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा का नाटक है, जिसमें 1938 से लेकर 1948 ईस्वी तक की भारतीय इतिहास की सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता। इसमें भारत से संबंधित सामान्य रूप प्रस्तुत किया गया है, ना कि कोई भारत के विभाजन पर आधारित। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सच्ची बात है, भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न ये भी आ जाता है भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, तो इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, 3 अलग दे दिए जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे से याद करना है, झूठा सच, तमस, आधा गांव तीनों ही भारत विभाजन पर आधारित हैं। कौन कौन सा? झूठा सच, तमस, आधा गांव। प्रश्न नंबर 253, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? यानी 3 इसमें अधूरे नाटक हैं और एक पूरा नाटक है, उपन्यास है। नंबर 1 ईरावती, नंबर 2 चोटी की पकड़, नंबर 3 मंगलसूत्र और
और नंबर 4 रत्ना की बात। पहले तो आप ये देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है, ये इरावती जयशंकर प्रसाद का जो कि अधूरा नाटक है, सॉरी उपन्यास है। मंगलसूत्र ये प्रेमचंद्र का है, ये भी अधूरा उपन्यास है। चोटी की पकड़ ये निराला का है, ये भी अधूरा उपन्यास है। लेकिन रत्ना की बात ये अधूरा उपन्यास नहीं, ये पूरा उपन्यास है। और ये किसके द्वारा रचित है? रांगे राव के द्वारा रचित है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर आधार है रत्ना की बात। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रत्ना की बात। लेकिन इरावती अगर प्रश्न बन जाता है इनमें से अधूरा नाटक कौन सा है, एक आ जाएगा इनमें से, और बाकी सब कंप्लीट उपन्यास आएंगे। तो इसीलिए हमें इरावती अधूरा उपन्यास है, चोटी की पकड़ अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, इरावती जयशंकर प्रसाद का है, चोटी की पकड़ निराला का और मंगलसूत्र प्रेमचंद का है। प्रश्न नंबर 254, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? नंबर 1 परती परिकथा, नंबर 2 मैला आंचल, नंबर 3 झूठा सच और नंबर 4 गोदान। तो फ्रेंड्स कालीचरण किसका उपन्यास का पात्र है? तो यह है मैला आंचल का। कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। गोदान किसका है? प्रेमचंद का है। कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद ये सभी के सभी मैले आंचल के पात्र हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। कौन सा? मैला आंचल। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। उसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है इसके रचनाकार? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 255, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। 80% तो इसके आइडियाज ही लगा लेंगे। अगर पीछे आत्मकथा लग रहा है तो हम जल्दी से आत्मकथा लगा देते हैं। प्रश्न हो जाएगा रॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये एक आत्मकथा नहीं है, ये एक उपन्यास है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है? कादम्बरी और हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। और इनके अन्य उपन्यास है चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। तीनों चारों ही उपन्यास इसके महत्वपूर्ण है। चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा। ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। 256, रूपाम्बरा किसकी रचना है? नंबर 1 अज्ञे की, नंबर 2 मुक्तिबोध की, नंबर 3 नेमीचंद जैन की और नंबर 4 भारत भूषण अग्रवाल की। तो फ्रेंड्स रूपाम्बरा रचना है अज्ञे की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। नई कविता के प्रवर्तक या फिर तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे। चारों तार सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञे ने। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली आंधी, पीली रात, पीली शाम। तो यहाँ पीले पीले का ही आज हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं की है? हमें है लगानी है। शमशेर बहादुर की रचना है। नंबर 1 पीली छतरी वाली लड़की, पीली आंधी, पीली रात, एक पीली शाम। तो फ्रेंड्स एक पीली शाम तो है शमशेर बहादुर की रचना। ये एक कविता है। पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 258, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 बाबू तोताराम और नंबर 4 प्रेमचंद। तो भाषा संवर्धनी सभा के रचनाकार संस्थापक थे बाबू तोताराम। इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनवाया था। कहाँ थी ये संस्था? अलीगढ़ में। भारतेंदु का अगर देखा जाए तो इनकी पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है। कौन सी है? कविता संवर्धनी सभा, जो कि 1870 में काशी में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? 1870 में काशी में स्थापित हुई थी। यहाँ देखिए तोताराम की कौन सी है? भाषा संवर्धनी। किसकी है? बाबू तोताराम की। और अगर भारतेंदु जी की देखी जाए तो कविता संवर्धनी सभा है। भाषा आ जाए तो हमें तोताराम लगाना है, कविता आ जाए तो हमें भारतेंदु लगाना है। और इसका रचना काल है भारतेंदु जी को 1870। प्रश्न नंबर 259, अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, हिंसा, शिक्षा या शिक्षा? तो ये मिलता है शिक्षा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है,
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 घनानंद, नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घनानंद के लिए। फ्रेंड्स 1-2 कथन मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि आजकल एग्जामों में कथन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा कथन डालूंगी तो वो मिक्सअप हो जाएगा, अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए कम पढ़ा जाए लेकिन ऐसा पढ़ा जाए कि वो हमारे लिए हमेशा याद रहे। और यहाँ पे मैंने घनानंद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ नोट की हुई है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। यह रीतिमुक्त कवि हैं। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में है। और इनकी कृतियां देखिए, शुजानसार, इश्कलता, बिरहलीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुनायस। इस किसकी हैं? सारी की सारी रचना ये हैं घनानंद की। एक बार फिर देख लीजिए घनानंद के बारे में। यह रीतिमुक्त कवि हैं। यह घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का था जो अभी हमने पढ़ा है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा है। और ये भी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। कौन? घनानंद। और इनकी कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, बिरहलीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुनायस। तो ये हमने घनानंद के बारे में जो महत्वपूर्ण था वो पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहाँ मिलेगी आपको लगातार क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।